हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी बाइट। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? इसके पहले मैंने यूनिट 1 जो है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी की, उसकी 3 वीडियो मैंने अपलोड की थी, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिए। और आज से जो शुरू हो रही है रिसर्च की, इसकी भी 2-3 वीडियो जाएगी क्योंकि ये यूनिट बड़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड व्हेन अ साइकोलॉजिस्ट इंटेंशनली मिस रिप्रेजेंट हिज रिसर्च रिजल्ट। तो कहता है कि जब कोई मनोवैज्ञानिक जानबूझकर अपने शोध परिणामों को गलत रूप से प्रस्तुत करता है तो वो कौन सा सिद्धांत को उल्लंघित करता है? बेनिफिशियंस, फिडिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसकी जो सही आंसर होगा वो जो है इंटीग्रिटी। पहला कहता है बेनिफिशियंस यानी उपकार, दूसरा है निष्ठा यानी उदारता, सत्यनिष्ठा यानी इंटेग्रिटी यानी आप झूठ बोल रहे हैं। इंटेग्रिटी में क्या होता है? जब मनोवैज्ञानिक जानबूझ के अपने शोध के परिणाम को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है तो इंटेग्रिटी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, जो कि वैज्ञानिक कार्यों में ईमानदारी और पारदर्शिता की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, इन अ मल्टीपल चॉइस अचीवमेंट टेस्ट आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन कैन बी बेस्ट ऑब्टेन्ड थ्रू। कहता है कि मल्टीपल चॉइस अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसमें वस्तु अवशेष संबंध यानी आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन, आइटम रिमाइंडर यानी एक जो आइटम है उसको छोड़कर, तो वो क्या होता है? पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन, 5 कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन या बाय सीरियल कोरिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पॉइंट बाय सीरियल होगा। पॉइंट बाय सीरियल में क्या होता है कि पॉइंट बाय सीरियल इज यूज्ड टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन द स्कोर एंड सिंगल आइटम एंड टोटल सेट ऑफ रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी थ्री वे इंटरेक्शन कैन बी स्टडी इन 4x3x3 फैक्टोरियल डिजाइन। कहता है कि 4x3x3 में कितने टाइप के इंटरेक्शन बनेंगे? तो देयर विल बी ओनली वन इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि 2 इंटरेक्शन अकर व्हेन बिटवीन ईच पेयर, 4x3x3 आर कंबाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, टीचर हैड मार्क्स फॉर 50 स्टूडेंट इन हिज क्लास, he computed their mean and standard deviation, consider the evaluation was too strict, he gave 5 grace marks to each student, this would be। कहता है एक शिक्षक जो है, शिक्षक के पास कितने टोटल 50 स्टूडेंट है और उसने उनके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। कड़ी मूल्यांकन के कारण उसने क्या किया? उसने प्रत्येक छात्र को 50-50 ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो इससे क्या होगा? ऑप्शन कहता है इंक्रीज मीन बाय 5, alter standard deviation and unpredicted way, change the rank order of the student, change the skewness of the distribution। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, अगर वो सबको 50 देता है तो इंक्रीज मीन बाय 5, सबका मीन जो है वो 5 से जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? अल्टर स्टैंडर्ड डेविएशन इन अनप्रेडिक्टेड, नहीं अनप्रेडिक्टेड वे में नहीं होगा। चेंज द रैंक ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट, सबको अगर मार्क्स बढ़ जाएगा तो रैंक चेंज हो जाएगा। चेंज द स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। तो द राइट आंसर वुड बी 4, A, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कहता है, कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज, फील्ड एक्सपेरिमेंट, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल सेकेंडरी वेरिएंस। कहता है कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि किस पे कंट्रोल ज़्यादा होगा और किस पे कंट्रोल कम होगा, घटते क्रम में लगाना है। घटते क्रम में बोलता है कि जो कंट्रोल लेबोरेटरी सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस पे होगा?
सबसे कंट्रोल ज़्यादा जो होता है वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में होता है। फिर उसके बाद जो होता है ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में होता है। द राइट आंसर इज ए, सी एंड देन बी। ए, सी एंड बी किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है व्हाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल within a pre-decided range. Which of the following describe these types of research? यानी कि पहले ही से वो पता होता है, पहले से डिसाइड कर दिया जाता है कि किस पे मैनिपुलेट करना है। क्वासी एक्सपेरिमेंट या रैंडम इफेक्ट, फिक्स इफेक्ट एंड मिक्स्ड मेथड। जब प्री डिसाइडेड है देन फिक्स्ड इफेक्ट होगा। फिक्स इफेक्ट में क्या होता है कि शोधकर्ता जो है नियत रूप से चुनता है और वो अपने हिसाब से वो उसमें not randomly sampled from the population of level, they are fixed. This is the fixed effect framework. Next question, question number 7. Question number 7 कहता है if all assumptions are fulfilled, addition of the any predictor in multiple regression analysis will increase the value of coefficient of determination and रीजन कहता है कि कोरिलेशन ऑफ क्राइटेरियन वेरिएबल विथ प्रेडिक्टर वेरिएबल कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है और रीजन भी उसको सही एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट वुड बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द सेकेंड ऑर्डर इंटरैक्शन इफेक्ट इन 3 into 3 डिजाइन। तो 3 into 2 में क्या होता है? 3 - 1 होगा। 3 - 1 यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा a-1 into b-1 यानी n-1 into n1-1 into n2-2। देन क्या होता है कि फर्स्ट 3 - 1 into 3 - 1 यानी 2 into 2 equal 4. This is the two-way interaction, second order interaction. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9 अरेंज द फॉलोइंग कोरिलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। तो इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, लोअर टू हायर। तो जब कोरिलेशन हम देखते हैं तो कोरिलेशन में आपको पता होगा ये जो है माइनस और प्लस ये साइन मैटर नहीं करता, डिजिट मैटर करता है। तो सबसे लोअर क्या है? लोअर हो गया 3 0 then 4 0 then 6 0 then 7 0। तो वीकेस्ट हो गया 3 एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है जो वो 7.754 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव ऑफ क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट। यानी क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट का जो है पैरामेट्रिक अल्टरनेटिव क्या होगा? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर सैंपल टी टेस्ट, वन वे एनोवा फॉर इंडिपेंडेंट ग्रुप और वन वे एनोवा फॉर रिपीटेड मेजर। क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट का जो होता है वो वन वे एनोवा होता है। वन वे एनोवा में क्या था? क्रुस्कल-वैलिस नॉन पैरामेट्रिक वर्जन ऑफ एनोवा। एनोवा का जो नॉन पैरामेट्रिक वन वे का है वो है क्रुस्कल-वैलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11 अ रिसर्चर इज स्टडिंग ग्रुप प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर स्टार्टअप डेवलपर्स बाय स्टेइंग विद देम फॉर 6 months। विच मेथड इज यूज। यानी जो शोध करता है वो 6 महीने तक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप डेवलपर के साथ रहकर उनके समूह प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो वो कौन सी विधि का उपयोग करता है? ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी या नरेटिव एनालिसिस या फेनोमेनोलॉजी रिसर्च। तो वो उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी एक तरह से वो
ये उनके जो कल्चर है उसका स्टडी करता है। इन्वॉल्व इन लिविंग द ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो द राइट आंसर इज एथनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 12, द मल्टीपल कोरिलेशन रेंज बिटवीन, द मल्टीपल कोरिलेशन, कोरिलेशन का रेंज जो क्या है वो 0 to 1 होता है। द राइट आंसर वुड बी द 3। क्वेश्चन नंबर 13, 11 रूरल, 11 सेमी अर्बन एंड 11 अर्बन स्टूडेंट were ranked for communication skill, which test is appropriate। यानी कहता है कि 11 जो है वो ग्रामीण से है, 11 जो है वो सेमी अर्बन है और 11 जो है वो प्रॉपर अर्बन है। तो उनके लिए कौन सा टेस्ट जो है अप्रोप्रिएट होगा या उपयुक्त होगा। तो क्रूस्कल वैलिस एस टेस्ट में क्या होता है, 3 या अधिक समूहों के अंकों की तुलना के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्या है, एनोवा का जो है वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इन अ मैच ग्रुप डिजाइन विथ 30 सब्जेक्ट पर ग्रुप द टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कहता है कि 30 जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें उनका जो है टी टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, टी टेस्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है वो n-1 होता है। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितना है, 30 है और n हमारा 30 हो गया, उस हिसाब से n-1 इक्वल 29। द राइट आंसर इज 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मैच द वेरिएबल विद देयर टाइप्स। वेरिएबल दिया हुआ है फिर उनके टाइप्स दिए हुए हैं तो उनसे मैच करना है। कहता है आर्टिफिशियल डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, कंटिन्यूअस ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल एंड डमी वेरिएबल। तो आर्टिफिशियल डिस्क्रीट वेरिएबल, आर्टिफिशियल डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, रिजल्ट इन टर्म ऑफ सिलेक्टेड, नॉट सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट, ये जो क्या है ये जो है आर्टिफिशियली वेरिएबल है। दिस वन सॉरी, कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस यानी जिसका जो आंसर पॉइंट में होता है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का होगा रिएक्शन टाइम, टाइम जो है 11 मिनट 15 सेकेंड, 11 मिनट 25 सेकेंड, तो ये कंटिन्यूअस हुआ। कंटिन्यूअस ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल, कंटिन्यूअस ऑर्गेनिज्मिक यानी मतलब जो ये बायोलॉजी से रिलेटेड होता है तो वो क्या होगा, हाइट हो सकता है। एंड डमी वेरिएबल वुड बी जेंडर। तो 1 का 3, बी का 1, 1 का 3 और बी का 1 यानी ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस। यानी कि सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है इट इज हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर आर अ फ्यू ऑर्थोगोनल सेकेंड ऑर्डर फैक्टर, द फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर शुड हैव बीन ऑब्लिकली रोटेटेड एंड थर्ड ऑप्शन कहता है एट लीस्ट सम ऑफ द इंटरफैक्टर कोरिलेशन शुड बी फेयरली हाईली। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में कहता है कि द्वितीय क्रम गुणक विश्लेषण करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक है। यह अनुमान लगाया गया है कि कुछ लंब कोणीय द्वितीय क्रम है कारक है और सेकंड जो है वो प्रथम क्रम कारक तिरछे घूर्णन वाले होने चाहिए थे। थर्ड जो ऑप्शन है कम से कम कुछ अंतर कारक सहसंबंध काफी उच्च होने चाहिए। द राइट आंसर ऑर्थोगोनल तो नहीं होगा, ऑर्थोगोनल जब होता है ऑर्थोगोनल हम सेकेंड ऑर्डर में नहीं करते हैं। अगर फैक्टर में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है तो वहीं पे हम फैक्टर एनालिसिस स्टॉप कर देते हैं। तो द राइट आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इन अ सिंगल फैक्टर रिपीटेड मेजर डिजाइन
The F ratio evaluating the treatment effect is, तो कहता है कि सिंगल फैक्टर रिपीटेड मेजर डिजाइन में एफ रेशियो कैसे निकालेंगे। पहला है एमएस ट्रीटमेंट इनटू एमएस सब्जेक्ट, एमएस ट्रीटमेंट बाय एमएस ट्रीटमेंट इनटू सब्जेक्ट, एमएस ट्रीटमेंट बाय सब्जेक्ट इनटू ट्रीटमेंट इनटू सब्जेक्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है एमएस ट्रीटमेंट बाय एमएस टोटल। इसका जो राइट आंसर है, जो रिपीटेड मेजर में होता है, ट्रीटमेंट बाय ट्रीटमेंट इनटू सब्जेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट कहता है कोटा सैंपल। इन कोटा सैम्पलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इंक्लूड इन द सैंपल। Quota in equal to sampling fraction, can be specified in advance, cannot be specified in advance, is kth, where is number for strata। यानी कोटा में हम क्या कर सकते हैं, कोटा में कैन नॉट बी स्पेसिफाइड इन एडवांस, क्योंकि कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, इसलिए इसके सिलेक्शन में कोई फिक्स नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से है। पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ में कहता है द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर वेदर टू नॉइज एडवर्सली अफेक्ट द रिएक्शन टाइम। She also wanted to explore whether the stress level would moderate the effect of noise. She varied noise at 3 level, low level, लेवल का ये लेवल दिया हुआ 30 डेसिबल, मॉडरेट लेवल 60 डेसिबल एंड हाई लेवल यानी 90 डेसिबल। सी वेरिड स्ट्रेस एट 2 लेवल, लो एंड हाई, from the initial pool of college students. Students were randomly assigned to different groups. However, a few students could not turn up to the laboratory due to vacation. In all, 270 subjects participated in experiment. यानी 290 स्टूडेंट जो है वो टोटल एन जो हमारा हुआ 297 स्टूडेंट है। इस सब्जेक्ट in each group was tested from simple reaction time, disjunctive reaction time and choice reaction time. The theory had preliminary analysis indicated that 3 types of reaction time were moderately correlated. The covariance matrices showing the covariance among at 3 types of reaction time were found to be quite similar for all groups. The multivariate analysis of variance यानी मनोवा result were computed to explore the group differences in mean, as the most common practice is 4 test criteria: Pillai criteria, Will criteria, Hotling criteria and Raw criteria were obtained. Among of the different results obtained in this work, one interesting finding was that the stress moderate the effect of noise level on reaction time। तो पैराग्राफ को जो हम देखते हैं, पैराग्राफ में ये कहता है दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का जो ये है वो कहता है दिस पैराग्राफ डिस्क्राइब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन हाउ नॉइज लेवल एंड स्ट्रेस इंटरैक्ट टू द इफेक्ट ऑफ रिएक्शन टाइम। The experiment was carefully structured to allow for college students sophisticated analysis of 3 variables and making use of the both experiment and
ये statistical control and reliable result and experimental design. The independent variable क्या क्या है? Noise 3 level, low level, high medium और लो मीडियम और हाई लेवल है। और स्ट्रेस का भी 2 लेवल है, यानी 3x2 का ये डिजाइन बनता है। स्ट्रेस का लेवल है लो लेवल और हाई लेवल है। और पार्टिसिपेंट कितने हैं? टोटल पार्टिसिपेंट जो बनते हैं 297 कॉलेज स्टूडेंट हैं। एंड रैंडमली असाइंड और टू डिफरेंट ग्रुप, सबको अलग अलग डिफरेंट ग्रुप में असाइन किया गया है। और मिनिमाइज बायसेस एंड कंट्रोल कंफाउंडिंग फैक्टर। और पार्टिसिपेंट कुछ जो हैं वो कॉलेज वर्क की वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया है, लेकिन but this does not seems to have a comprised the design. Reaction time जो है, reaction time is subject was tested on 3 types of reaction time. Simple reaction time जो responding as quickly as possible a single stimulus, and disjunctive reaction time में क्या है कि responding only on to certain stimuli among several possibility. And choice reaction time में क्या है? making choice between multiple possible stimuli. The 3 reaction time measure were found to be moderately correlated, indicator related, and but distinct facets of reaction speed and decision proceeding. Statistical analysis में देखते हैं क्या है? covariance matrices है, the covariance matrices in relation among reaction time, 3 reaction time were similar across all group, यानी meaning the relationship among reaction time variable were stable regardless of experimental condition. मनोवा है, मनोवा जो है वो मनोवा simply tested different reaction time, 3 reaction time where statistics were used, and क्या 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 यूज किया गया है? पिलाई, विल्क लैम्डा, रॉय हॉटलिंग, रॉय लार्जेस्ट रूट। फाइंडिंग में क्या आता है कि स्ट्रेट जो है मॉडरेशन है। द एनालिसिस रिवील्ड दैट effect of noise on reaction time was moderate by stress level. और अदर कंडीशन में क्या देखते हैं कि how noise affect reaction time depend on whether the subject is under how or low stress or an interaction effect between this variable, meaning stress change the impact of the noise and cognitive processes speed. तो ये है पैराग्राफ। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका हिंदी भी है वर्जन। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान यह पता लगाना चाहती थी कि क्या शोर की प्रतिक्रिया समय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह यह भी पता लगाना चाहती थी कि क्या तनाव का स्तर शोर के प्रभाव को मध्यम करेगा। उसने शोर को 3 स्तरों पर कम में 30 डेसिबल, मीडियम में 60 डेसिबल और हाई में 90 डेसिबल पे अलग अलग किया। उसने तनाव को 2 स्तरों निम्न और हाई पर बदला। कॉलेज के छात्रों के प्रारंभिक समूह से विषयों को रैंडमली रूप से अलग अलग समूह में सौंपा गया था, ताकि कुछ विषय कुछ सब्जेक्ट थे जो छुट्टी के कारण लेबोरेटरी में नहीं आ सके, और एक्सक्यूज मी, कुछ मिलाकर जो 297 विषयों ने प्रयोग में भाग लिए। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, और विषय जो है विषय यानी सब्जेक्ट है। प्रत्येक समूह में प्रत्येक सब्जेक्ट का सरल आरटी, वियोजक आरटी और विकल्प आरटी के लिए परीक्षण किया गया। सिद्धांत और प्रारंभिक विश्लेषण ने संकेत दिया कि 3 प्रकार के रिएक्शन टाइम मध्यम रूप से सहसंबंध थे। मध्य में समूह अंतरों का पता लगाने के लिए बहुविभिन्न विचरण यानी मनोवा परिणामों की गणना की गई, जैसा कि आमतौर पे होता है।
ये पिलाई मानदंड, विल्क मानदंड, हॉटलिंग मानदंड और रॉय मानदंड प्राप्त किए गए। इस कार्य में प्राप्त विभिन्न परिणामों में एक दिलचस्प निष्कर्ष यह था कि तनाव ने प्रतिक्रिया समय पर शोर के स्तर के प्रभाव को नियंत्रित किया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट criterion is more appropriate than the other? Roy criterion, Will criterion, Hotling criterion and Pillai criterion. जो इसका सही आंसर है वो पिलाई क्राइटेरियन। पिलाई क्राइटेरियन में क्या कहता है? पिलाई क्राइटेरियन जो है वो मोस्ट रोबस्ट when sample size are unequal or assumption are slightly violated, it perform well in unbalanced design। हमारा जो डिजाइन है वो अनबैलेंस है क्योंकि हमारा n जो है वो 297 है और हमारा जो वो बनता है ग्रुप है वो 6 का है। अगर 6 से 297 को डिवाइड करते हैं वो तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए वो डिजाइन जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। द राइट आंसर इज पिल्लाई यानी 4। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द डिजाइन इम्प्लाइड इन द अबव स्टडी कैन बेस्ट बी लेबल्ड एज randomized 6 group design with single factor, balanced factorial design, unbalanced factorial design, unbalanced factorial design with a covariate। तो बैलेंस तो नहीं है, दिस इज अनबैलेंस, तो द राइट आंसर इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि which of the following conclusion can be confidently drawn from the above study? Main effect of noise is significant, main effect of stress is significant, noise and stress interaction is significant, and all mean and interaction effect are significant। The correct answer is 3, noise and stress interaction is significant। क्या है? पैराग्राफ में कहता है कि स्टेट मॉडरेट और moderated the noise effect indicated significant interaction। The above information suggested that homogeneity of covariance matrices not satisfied, homogeneity of variance matrices satisfied, covariance among DV are 0, homogeneity of variance not tenable। Correct answer is homogeneity of covariance matrices is satisfied। क्यों? क्योंकि the text stated covariance matrices are quite similar, thus the assumption is met। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 23 which of the following reason justify the usage of MANOVA in the present work? Several group are more than IV, more than DV implied, more than DV with moderate interaction, stress moderate noise effect only through MANOVA। The right answer is more than the DV with moderate interaction। MANOVA is deal with when DV are correlated but distinct। Here there are a reaction type where moderately correlated। ये एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ जो है वो किस पे है? वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में कहता है कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसाइज करना चाहता है कि स्ट्रेस विल बी मेक लर्निंग लिस्ट हार्डर, रिड्यूस द रेट ऑफ सीरियल लर्निंग। सेकेंड कहता है कि द साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कि whether the material was meaningful or meaningless might change how stress or affect learning moderation and affect। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या बनता है? स्ट्रेस जो है वेरिएबल ए हो गया, उसका 3 लेवल है, लो लेवल, मॉडरेट लेवल एंड हाई लेवल। एंड टाइप ऑफ मटेरियल क्या है? वेरिएबल बी जो है वो 2 लेवल है,
वो एक मीनिंगलेस ट्राइग्राम्स है एंड मीनिंगफुल वर्ड है। एंड द क्रिएटेड 6 यूनिक्स ग्रुप with subject randomly assigned to each group or to ensure unbiased result। The dependent variable क्या बनता है? Number of trial needed to learn the list। and material क्या है? For learning the study used to 15 CVC trigram। एंड नॉनसेंस लेटर कॉम्बिनेशन और क्या है? और ये 15 मीनिंगफुल जो है वो 3 लेटर वर्ड है। फाइंडिंग में क्या आएगा? फाइंडिंग में कहता है कि assumption check the spread the score of across all group was similar। This suggests that the assumption of equal variance homogeneity of variance was met, which is important to validity of ANOVA conclusion। and degree of freedom क्या होगा? error term का ANOVA has 135 degree of freedom and indicating relatively large sample size। reliable 135 है यानी कि सैंपल साइज जो है वो बड़ा है। एरर इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस क्या है? स्टैटिस्टिकली टेस्ट यानी एफ रेशियो एंड जो एफ रेशियो जो है वो 0.95 जो कि which is that there was no statistically significant effect of stress on learning rate। effect size जो है the strength of effect how much variance was explained by the each factor was quantified using both eta square and partial eta square, providing a non-understanding of how much the independent variable contributed to explaining learning performance। तो ये पैराग्राफ और इसका क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वाला देख लीजिए। हिंदी में कहते हैं कि एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो है 2 परिकल्पनाओं का परीक्षण करना चाहता था। पहली परिकल्पना ने प्रस्तावित किया कि तनाव क्रमिक सीखने की दर पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। दूसरी परिकल्पना में कहता है कि सामग्री का प्रकार यानी अर्थहीन या मीनिंगलेस बनाम सार्थक यानी तनाव के प्रकार को मध्यम करेगा। मनोवैज्ञानिक ने 3 स्तरों पर तनाव ए में हेरफेर करके 6 समूह बनाए, कम, मध्यम और उच्च, और 2 स्तरों पर सामग्री का प्रकार बी। विषयों को प्रारंभिक विषयों के समूह में रैंडमली इन समूहों को सौंपा गया। 15 सीवीसी ट्राइग्राम की सूची दी गई मीनिंगलेस सामग्री का गठन और 15 3 अक्षर वाले मीनिंग वाले सार्थक सामग्री का गठन किया गया। सूची सीखने के लिए आवश्यक प्रयासों की संख्या आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल थी। डेटा का विश्लेषण करने में उपयुक्त विश्लेषण द्वारा किया गया था और त्रुटि विचरण जो है वो स्वतंत्रता की कोटि 135 यानी ये जो हमारा है वो n आ गया और एफ रेशियो जो है वो 0.95 है और प्रत्येक प्रभाव के आकारों की गणना एटा स्क्वायर एंड आंशिक एटा स्क्वायर दोनों द्वारा प्राप्त की गई। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द एबव रिजल्ट इंडिकेट दैट। ऊपर जो परिणाम संकेत करते हैं वो क्या करते हैं? द फर्स्ट हाइपोथेसिस इज वेरीफाइड, द फर्स्ट हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, द फर्स्ट हाइपोथेसिस पार्शियली वेरीफाइड, there is inadequate information। तो the first hypothesis is rejected। the next question कहता है question number 25 the above design can be best labeled as randomized 3 into 2 balanced factorial, randomized 3 into 2 balanced factorial design with a covariant, randomized 3 into 2 unbalanced factorial design, randomized block design। तो ये रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन है पर वो बैलेंस नहीं है, वो अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन होगा क्योंकि 3 लेवल ऑफ नॉइज एंड 2 लेवल ऑफ स्ट्रेस यानी 6 हो गया और जो हमारा n है वो 6 से डिवाइड नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस इज द अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन।
The above data indicate homogeneity of variance is satisfied or not satisfied, or absence of information about the homogeneity of variance. The right answer is homogeneity of variance is satisfied. The above finding indicate that post hoc comparison are, तो क्वेश्चन कहता है कि उपरोक्त निष्कर्ष से हमें क्या पता चलता है। तो ऑप्शन देखते हैं, नेसेसरी फॉर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, नेसेसरी फॉर द इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल, नेसेसरी फॉर बोथ स्ट्रेस एंड मटेरियल, एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है नॉट नेसेसरी फॉर आइदर स्ट्रेस और आइदर मटेरियल। तो पहले ये समझते हैं कि पोस्ट डॉक कब अप्लाई करते हैं। तो पोस्ट डॉक हम तभी अप्लाई करते हैं जब मेन इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है, और यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है और ना ही मटेरियल का, इसीलिए यहाँ पे पोस्ट हैंड कंपेरिजन की आवश्यकता नहीं है। तो द राइट आंसर वुड बी नॉट नेसेसरी फॉर नाइदर स्ट्रेस और मटेरियल, ऑप्शन 4 होगा। करते हैं, which of the following F ratio would be the used evaluate the second hypothesis। कब करते हैं F ratio? तो जब इंटरेक्शन ये MSA into B MSE, पैराग्राफ को देखते हैं। पैराग्राफ में कहता है एंजाइटी रिसर्चर वर्किंग इन द रीइंटरेक्शन मॉडल ऑफ एंजाइटी वांटेड टू फैक्टर एनालाइज anxiety producing situation. He had a hunch that anxiety producing situation would broadly belong to category interpersonal evaluation and physical threatening. His tool assessing situation specific anxiety had 14 situations. For each situation, the subject was required to indicate on 11 5-point rating scale as to how he or she would respond in that situation. Thus, for each situation scale, the minimum score would be 11 and maximum score would be 55. The correlation matrices among the 14 situation scale was formed. Two factor analysis were carried out on this correlation matrix. In the first factor analysis, unity were retained in the diagonal space of the correlation matrix and the unrotated factor were extracted. Using Cutell's scree plot, 3 factors were retained for rotation. The rotated factor had a small or moderate inter-factor correlation. In the second factor analysis, appropriate commonality estimates were inserted in the diagonal space of the correlation matrix and the 3 factors were rotated using the same rotation method used in the same factor analysis। तो इतना तो आपको पता चल गया है, ये जो पैराग्राफ है वो फैक्टर एनालिसिस से कहता है। दिस रिसर्च हाईलाइटेड द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फैक्टर एनालिसिस टू रिवील how anxiety is structured across the different situation by interactively and refining the statistical assumption and starting from the simple unity assumption and moving to the estimated commonality. The researcher was able to reliably extract and interpret 3 key factors underlying anxiety experience in a variety of social and physical situations, and the rotated solution showing low to moderate and overlap between factors suggested that the tools taps into the distinct types of the anxiety responses, providing valuable guidance or assessment and intervention in clinical and research setting. This approach is a good model for best practice in the psychometric research and scale development। तो देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या कर, नेक्स्ट जो है इसका हिंदी देखते हैं। चिंता के अंतःक्रिया मॉडल पर काम कर रहे एक चिंता शोधकर्ता ने चिंता उत्पन्न करने वाली स्थितियों का कारक विश्लेषण करना चाहा।
उन्हें अंदाजा था कि चिंता उत्पन्न करने वाली स्थितियां मोटे तौर पे 2 श्रेणियों में आती हैं। अंतर व्यक्तिगत मूल्यांकनात्मक और शारीरिक रूप से खतरनाक। स्थिति विशिष्ट चिंता का आकलन करने वाले उनके उपकरण में 14 स्थितियां थी। प्रत्येक स्थितियों के लिए भी विषय को 11 5 बिंदु यानी 5 रेटिंग पैमानों पर इन्हें इंगित किया गया कि वह स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देगा। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति पैमाने के लिए न्यूनतम स्कोर जो मिनिमम स्कोर होगा वो 11 होगा और अधिकतम स्कोर जो है 55 होगा। 14 स्थिति पैमानों के साथ सहसंबंध मैट्रिक्स का गठन किया गया। इस सहसंबंध मैट्रिक्स पर 2 कारक विश्लेषण किए गए थे। पहले कारक विश्लेषण सहसंबंध मैट्रिक्स के विकर्ण स्थानों में इकाइयों को बनाए रखा गया था और दूसरे कारक विश्लेषण में सहसंबंध मैट्रिक्स के विकर्ण स्थानों में उपयुक्त सामुदायिकता अनुमान डाले गए और तीनों कारकों को उसी कारक विश्लेषण में प्रयुक्त समान घूर्णन विधि का उपयोग करके घुमाया गया। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कैटेल स्क्रिप्ट प्लॉट इज कैटेल प्लॉट जो है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन 1 कहता है कि plot of the order of eigenvalue on x-axis and the actual eigenvalue of the reduced correlation matrix on y-axis. सेकेंड ऑप्शन कहता है plot of the order of eigenvalue on x-axis and the actual eigenvalue of the unreduced correlation matrix on y-axis. थर्ड ऑप्शन कहता है प्लॉट डिस्प्ले वेरिएबल्स यूजिंग द फर्स्ट 2 फैक्टर एज एक्सिस एंड प्लॉट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फैक्टर ऑन एक्स एक्सिस एंड फैक्टर लोडिंग ऑन वाई एक्सिस। तो जब कैटेल प्लॉट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्लॉट जो है वो आइगन वैल्यू एक्स एक्सिस पे होता है एंड द एक्चुअल आइगन वैल्यू जो है अनरिड्यूस्ड कोरिलेशन मैट्रिक्स किस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है। द राइट आंसर इज 2 ऑप्शन बी। ये दिया हुआ है इन द फर्स्ट फैक्टर एनालिसिस ऑफ 14 into 14 कोरिलेशन मैट्रिक्स which extraction method was likely used? Maximum likelihood method, principal access method, principal component method, confirmatory factor analysis method, कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो जो ये फर्स्ट फैक्टर एनालिसिस में हम क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमम वेरिएंस को एक्सप्लेन करता है, इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग रोटेशन मेथड which can yield the above result, oblique varimax rotation, promax rotation and quatermax rotation। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑब्लिक मीन रोटेशन होगा एंड देन प्रोमैक्स रोटेशन होगा, क्योंकि ऑब्लिक मीन एंड प्रोमैक्स आर ऑब्लिक रोटेशन यूज्ड व्हेन फैक्टर आर कोरिलेटेड इन द गिवन सिनेरियो। अगर फैक्टर कोरिलेटेड होता है तो ऑब्लिक मीन और प्रोमैक्स यूज होता है, अगर जीरो कोरिलेशन होता है तो ऑर्थोगोनल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। द फर्स्ट फैक्टर एनालिसिस यूज्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट मॉडल एंड द सेकंड यूज्ड कॉमन फैक्टर मॉडल and the first common factor model and second used component model, both analyze used component method and D कहता है कि both analyze common factor model। तो जो आपने ये पैराग्राफ में पढ़ा उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें जो था कि जो फर्स्ट फैक्टर एनालिसिस यूज्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड and second used common factor model. The right answer would be the A. Question
The question number 33, which of the following statement is true? The second factor solution would be explain more percentage of variance. The second factor of solution would explain less percentage variance. Both factor solution would explain same variance. Such prediction is not possible. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर वुड बी बी. फर्स्ट ये सेकेंड फैक्टर सॉल्यूशन वुड एक्सप्लेन लेस परसेंटेज ऑफ वेरिएंस. फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा करेगा एंड कॉमन फैक्टर मॉडल सेकेंड एनालिसिस एक्सप्लेन लेस वेरिएंस बिकॉज इट फोकस ऑन शेयर्ड वेरिएंस नॉट टोटल वेरिएंस. ओके.